हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। भारत की प्रस्तावना से संबंधित हम 2 वीडियो बना चुके हैं। हम वीडियो नंबर 1 को देखते हैं तो उसमें हमने स्पष्ट किया था कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। जब हम वीडियो 2 देखते हैं तो वहाँ पर हमने स्पष्ट किया था कि भारत की प्रस्तावना में जो शब्द शामिल हैं उनके अर्थ क्या निकल के सामने आते हैं, उन पे हमने बात की थी। आज हमारा भारत के संविधान से संबंधित तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो शब्द रह गए हैं उनका अर्थ जानेंगे। बाकी कुछ ऐसे फैक्ट है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ स्टेटमेंट हैं, उन पे बात करेंगे। कुछ बातें हैं जो भारत की प्रस्तावना से संबंधित और भी हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा वो ट्रिक जिसके माध्यम से हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा ट्रिक है, हम भारत के लोग SSS DR जले फुई। हम भारत के लोग SSS DR जले JLE FUI फुई। दोस्तों, हम भारत के लोग का अर्थ हमने अच्छी तरह समझा, SSS का मतलब भी हमने अच्छी तरह समझा। अब हम आज पढ़ेंगे DR का मतलब, जले का मतलब, FUI फुई का मतलब क्या है। दोस्तों, पहले हमारा ट्रिक देखिए आप। सबसे पहले हम भारत के लोग SSS DR JLE जले FUI फुई। दोस्तों, हम भारत के लोग, इसका अर्थ हमने अच्छी तरह समझा है। SSS का अर्थ भी हमने अच्छी तरह समझा है। आज हम बात करेंगे DR की, जले की, फुई की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं DR। D दोस्तों, D का मतलब है डेमोक्रेटिक। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक। इसे कहते हैं हम लोकतंत्रात्मक। दोस्तों, काफ़ी आसान शब्द है ये DR जले फुई। ये आसान शब्द है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। काफ़ी सिंपल वर्ड है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे हम इसे। लोकतंत्र का मतलब होता है, भारत में लोकतंत्र पाया जाता है और भारत की जनता को वोट देने का अधिकार है। भारत की जनता चुनावों के माध्यम से वोटिंग करती है और वोट करके प्रतिनिधि चुनती है, और जो ये प्रतिनिधि है ये सरकार बनाते हैं। सरकारें जनता पर शासन करती है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिनिधि का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। प्रतिनिधि का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। दोस्तों, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिनिधि का शासन क्या कहलाता है, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, एक गणराज्य, दूसरा मिलता है संप्रभुता, तीसरा मिलता है समाजवाद, चौथा मिलता है लोकतंत्र। स्टूडेंट को गणराज्य और लोकतंत्र में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ इस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? दोस्तों, चुनाव के माध्यम से भारत की जनता वोटिंग करती है और वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सरकार बनाती है और सरकारें जनता पर शासन करती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं, प्रतिनिधि का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है भारत में। बात करता हूँ मैं एक ऐसे राष्ट्रपति की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर हमारा रहेगा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन कभी कभार ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र को किसने परिचित करवाया, ये लोकतंत्र के बारे में किसने बताया है? तो बनियान नाम का एक व्यक्ति है,
बनियान। बनियान नाम का एक व्यक्ति है, इसने लोकतंत्र को सबसे पहले परिचित करवाया था। क्वेश्चन यहाँ ऐसे आता है कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र को प्रचलित किसने किया या बताया किसने, या लोकतंत्र के बारे में बताया किसने? तो दोस्तों यहाँ पर अब्राहम लिंकन आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा बनियान। लोकतंत्र को प्रचलित करने लोकतंत्र को सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखना है आपको, बनियान। लेकिन लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा देने वाला अगर कोई व्यक्ति पूछा जाता है तो ध्यान रखना है आपको, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा दी है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन लोकतंत्र शब्द की बात करते हैं हम, लोकतंत्र को प्रचलित या लोकतंत्र को बताया किसने? तो ध्यान रखना है आपको, बनियान ने। यह है लोकतंत्र। दूसरी हम बात करते हैं आर की। आर का मतलब होता है रिपब्लिक। आर का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। आप चाहे गणराज्य कहो या इसे गणतंत्र कहो, बात एक ही है। दोस्तों लोकतंत्र और गणराज्य में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रतिनिधि का शासन तो लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन गणराज्य क्या है इस पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ये कैसा है? क्या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? क्या भारत का राष्ट्रपति मनोनीत होता है? क्या भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत है? अब हमें यह जानना है कि भारत का राष्ट्रपति है कैसा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो प्रथम नागरिक है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो प्रथम नागरिक है, ये कैसा है? निर्वाचित है, न कि वंशानुगत। कहने का मतलब ये है कि गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गणराज्य का अर्थ क्या है। तो गणराज्य का अर्थ ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। दोस्तों ठीक है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ जे का मतलब होता है जस्टिस। जे का मतलब होता है जस्टिस। जे का मतलब होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। दोस्तों भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। एक तो है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। दोस्तों भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। नंबर 1 पे देखते हैं सामाजिक न्याय, नंबर 2 पे देखते हैं आर्थिक, नंबर 3 पे देखते हैं राजनीतिक। दोस्तों सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, भारत में निवास करने वाले नागरिक, इनके साथ कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको सामाजिक रूप से सबको समान दर्जा दिया गया है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सामाजिक न्याय की बात हमें कहाँ मिलती है? प्रस्तावना मिलती है। और सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि सामाजिक रूप से सब लोग समान हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ आर्थिक। आर्थिक का मतलब ये है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को आर्थिक रूप से अपनी जीविका चलाने का अधिकार है, आर्थिक रूप से कमाने का अधिकार है, आर्थिक रूप से अपना जीवन जीने का अधिकार है, और आर्थिक रूप से कहीं भी व्यक्ति कहीं भी जाके कमा सकता है। ये है आर्थिक न्याय। इसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं तो आप अनुच्छेद 39 को देखते हो। आर्टिकल
39 को देखते हो तो उसमें लिखा हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसी कई बातें लिखी हुई है। कोई वेतन के रूप में या आर्थिक रूप से कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती या कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तीसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को वोटिंग डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये एक तरह से राजनीतिक अधिकार है। तो इसे भी देखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का क्या बताया गया, न्याय बताया गया, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट बात करता हूँ एल। एल का मतलब है लिबर्टी। एल का मतलब है लिबर्टी। एल का मतलब है लिबर्टी। लिबर्टी को हम बोलते हैं स्वतंत्रता। लिबर्टी को हम बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? व्यक्ति जो भारत में निवास करता है स्वतंत्र है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो ही अपना विकास कर पाएगा, अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, अपने परिवार का विकास कर पाएगा, अपने समाज का, पूरे देश का विकास कर पाएगा। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी से दबा ना हो व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति। और भारत की प्रस्तावना भी स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्वतंत्रता आपको पता है कि कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात बताई गई है भारत की प्रस्तावना में। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है। विचार, सबको विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति है बोलने की। उसके साथ साथ विश्वास रखने की अभिव्यक्ति है। धर्म, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से हमारे भारत की जो प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता का टॉपिक है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। उन 5 प्रकार की स्वतंत्रता में जो कभी कभार क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका सही क्रम है। ये क्रम क्या है? सही है, ये राइट क्रम है, ये ध्यान रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ FUI, फुई। यहाँ पर फुई, यू और आई, यहाँ पे तीनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ फटर्निटी, नेक्स्ट है यूनिटी, इंटरगेटी। यहाँ फटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। यहाँ फटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुता। बंधुता का मतलब ये है कि भारत देश में रहेंगे, बंधुता बना के रखेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है ये। यूनिटी मतलब एकता बना के रखेंगे। इंटरनिटी का मतलब अखंडता। इंटरग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अखंडता मतलब भारत के कोई टुकड़े नहीं कर सकता है, भारत के कभी टुकड़े नहीं हो सकते। भारत अखंड है, भारत विभाजित नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। आज का हमारा जो ट्रिक था, हम भारत के लोग का अर्थ हमने जाना है, SSS का अर्थ जाना है, DR का अर्थ जाना है, जले का जाना है, फुई का जाना है। दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं हम इन शब्दों को। यहाँ से देखते D, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। R, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। दोस्तों ये हमारे शब्द थे, भारत की प्रस्तावना में शामिल ये शब्द थे। इनके ये छोटे छोटे अर्थ हैं जो कभी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पे भी ध्यान देना है। दोस्तों ये तो थे हमारे भारत के संविधान में संबंधित शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल हैं, उनके शब्दों को जाना और उनके अर्थों को जाना। दोस्तों आज मैं बात करूंगा नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना के उपनाम। संविधान की प्रस्तावना के उपनाम। दोस्तों भारत की प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत की प्रस्तावना को उद्देशिका बोलते हैं, प्रेमबर बोलते हैं।
लेकिन कई बार क्या सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे भी हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, संविधान के लक्ष्यों का दर्पण। भारत की प्रस्तावना को संविधान के लक्ष्यों का दर्पण कहा जाता है। दर्पण, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान के लक्ष्यों का दर्पण किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान के लक्ष्यों का दर्पण किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ संविधान के उद्देश्यों का दर्पण। उद्देश्यों का दर्पण। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है संविधान के उद्देश्यों का दर्पण किसे कहते हैं, संविधान के लक्ष्यों का दर्पण किसे कहते हैं। आंसर एक ही है, प्रस्तावना। तीसरा है संविधान का सार। संविधान का सार किसे कहते हैं, आंसर है प्रस्तावना। चौथा है संविधान की भूमिका। दोस्तों आंसर है प्रस्तावना। पांचवा है संविधान की आधारशिला। संविधान की आधारशिला। दोस्तों आंसर है प्रस्तावना। छठा है संविधान का प्रकाश स्तंभ। दोस्तों आंसर है प्रस्तावना। सातवां है संविधान का आदर्श लक्ष्य। दोस्तों आंसर है प्रस्तावना। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के लक्ष्यों का दर्पण किसे कहते हैं, संविधान के उद्देश्यों का दर्पण किसे कहते हैं, संविधान का सार किसे कहते हैं, संविधान की भूमिका किसे कहते हैं, संविधान की आधारशिला किसे कहते हैं, संविधान का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, संविधान का आदर्श लक्ष्य किसे कहते हैं। इन सब का आंसर एक ही है, भारत की प्रस्तावना। दोस्तों भारत की प्रस्तावना को हम जब देखते हैं तो संविधान के जितने भी लक्ष्य हैं हमें प्रस्तावना में मिलते हैं, संविधान के जितने भी उद्देश्य प्रस्तावना मिलते हैं, संविधान का जो भी सार है हमें प्रस्तावना मिलता है, संविधान की भूमिका हमें कहाँ मिलती है, प्रस्तावना मिलती है, संविधान की आधारशिला, संविधान टीका किस पे पूरा कैसा लिखा हुआ है, कैसा हमारे भारत देश का संविधान है, कहाँ मिलेगा, प्रस्तावना में। प्रकाश स्तंभ, जब भारत के संविधान में कहीं डाउट हो, कोई भाषा स्पष्ट हो या संदिग्ध हो, उसे स्पष्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, भारत की प्रस्तावना का। प्रकाश स्तंभ है, रास्ता दिखाता है। आदर्श लक्ष्य, प्रस्तावना। कुल मिला के बात यह है किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये भारत की प्रस्तावना के उपनाम है। उपनाम, संविधान के लक्ष्यों का दर्पण, प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों का दर्पण, प्रस्तावना, संविधान का सार, प्रस्तावना, संविधान की भूमिका, प्रस्तावना, संविधान की आधारशिला, प्रस्तावना, संविधान का प्रकाश स्तंभ, प्रस्तावना, संविधान का आदर्श लक्ष्य, प्रस्तावना। दोस्तों उपनाम हमने जाने, अब हम जानते हैं भारत की प्रस्तावना को विद्वानों ने क्या क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं विद्वानों के कथन। विद्वानों के कथन। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विद्वानों के कथन भारत की प्रस्तावना से संबंधित। तो हम पहला कथन देखते हैं। संविधान की आत्मा। दूसरा है संविधान की आँख। संविधान की आँख।
तीसरा है पहला है संविधान की आत्मा, दूसरा आँख, तीसरा है संविधान की भूमिका, चौथा है 1 2 3 4। संविधान की कुंजी, नेक्स्ट है संविधान की राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली। दोस्तों संविधान की भूमिका, ये स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं दिया है, तो सॉरी, आगे देखना है। संविधान की आत्मा, दोस्तों आत्मा कहा है दुर्गादास ने, आत्मा कहा है दुर्गादास भार्गव ने। आत्मा किसने कहा है? दुर्गादास भार्गव ने। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति की आत्मा घूमती है, उसका नाम है दुर्गादास। आत्मा किसकी घूमती है? दुर्गादास की। तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो दुर्गादास ने कहा है। आपको बताया मैंने कि भारत के संविधान में केवल किसकी आत्मा भटक रही है? दुर्गादास की। तो आत्मा दुर्गादास, क्लियर है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है संविधान की आँख। आँख कहा है? केशवानंद ने। केशवानंद, जो केशवानंद वाद था 1973 का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की क्या है? आँख है। केश का मतलब होता है बाल, सिर के बाल। नंद का मतलब होता है आँख। नंद का मतलब क्या होता है? आँख, नयन। नंद मतलब नयन। केश के नीचे क्या होती है? आँखें, नयन होते हैं। तो आँख किसने कहा है? केशवानंद ने। केशवानंद, आँख। आँख किसने कहा है? केशवानंद ने कहा है, ध्यान रखना है। संविधान की कुंजी, अनरेस्ट बारकर। किसने कहा है? अनरेस्ट बारकर ने। दोस्तों अनरेस्ट बारकर का मतलब होता है बक्सा जो होता है, संदूक होता है, उसे हम किससे खोलते हैं? ताला लगा होगा तो कुंजी से खोलेंगे, चाबी से खोलेंगे। तो बारकर का मतलब बक्सा, और बक्सा किससे खुलेगा? कुंजी से खुलेगा। मतलब यह है कि कुंजी किसने कहा है? अनरेस्ट बारकर ने कहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ संविधान की राजनीतिक कुंडली। कुंडली का मतलब है के.एम. मुंशी। कुंडली का मतलब है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, पहला अक्षर के आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? के आ रहा है। इसका मतलब ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दुर्गादास भार्गव ने। संविधान की आँख किसने कहा है? केशवानंद वाद में। संविधान की कुंजी किसने कहा है? अनरेस्ट बारकर ने। और राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। छोटे छोटे स्टेटमेंट है दोस्तों, कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इसी प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भारत के किसी आर्टिकल को देखते हैं या किसी भाग को देखते हैं तो हमें भारत के संविधान में कहीं पर भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है।
कोई भी आर्टिकल भारत की प्रस्तावना से संबंधित बात नहीं करता है और ना ही कोई भाग करता है। इससे तो हमें ये लगता है कि भारत की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसका नाम है चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ ये दोस्तों न्यायाधीश रहा है। चंद्रचूड़ एक न्यायाधीश है और इस न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा था कि जब प्रस्तावना संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, किसी भाग में नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि किसने ये माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने ये माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ध्यान रखना है, चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना ना तो किसी संविधान के किसी आर्टिकल में है, ना ही किसी भाग में। तो यहाँ ये प्रस्तावना के विपक्ष में बात करता है। विपक्ष में बात करता है। विपक्ष में बात करने का मतलब ये है कि ये ऐसा मानता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपसे आंसर पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसने कहा है? तो एक ये भी ध्यान रखना है, चंद्रचूड़ ने कहा है। चंद्रचूड़ ने कहा है। मैं बात करता हूँ एक केस की जिसका नाम है बेरुबाड़ी केस। बेरुबाड़ी केस ये बेरुबाड़ी केस 1960 में आया था। बेरुबाड़ी केस कब आया था? 1960 में आया था। सबसे पहले प्रस्तावना को भाग नहीं माना। तो कौन से केस में नहीं माना था? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, 1960 के बेरुबाड़ी केस में ये स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेरुबाड़ी केस 1960 में भी बात होती है विपक्ष की बात होती है। विपक्ष ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यहाँ चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है कि जब किसी आर्टिकल में वर्णन नहीं है, किसी भाग में वर्णन नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग कैसे हो सकता है? और बेरुबाड़ी केस में स्पष्ट कहा था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग बिल्कुल नहीं है, भाग है ही नहीं। तो पहला केस कौन सा है? ध्यान रखना है, 1960 का बेरुबाड़ी केस। ये लोग प्रस्तावना के विपक्ष में बात करते हैं। चंद्रचूड़ और बेरुबाड़ी जैसे केस में प्रस्तावना के विपक्ष में बात की गई है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 का जो केस वन अनुवाद है, 1973 का जो केस वन अनुवाद है, उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। मतलब ये पक्ष में बात करते हैं। ये किस में बात करते हैं? पक्ष में बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है किसमें कहा गया है? 1973 का केस वन अनुवाद है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ, एक बॉम्बे केस आया था, RS बॉम्बे केस आया था 1994 में। 1994 में ये केस आया था। इस केस में स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और भाग भी कैसा है? मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और भाग भी कैसा है? मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। ये हिस्सा है, ये किस में बताया गया था? बॉम्बे केस 1994 में बताया गया था। मतलब ये है कि ये भी किसकी बात करता है? पक्ष की बात करता है। ये भी किसकी बात करता है? पक्ष की बात करता है। यहाँ ध्यान रखना है कि चंद्रचूड़ जैसे विद्वान कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान में है ही नहीं। कैसे नहीं है? ये स्पष्ट करता कैसे है? ये करता है कि भारत के किसी आर्टिकल में, संविधान के किसी आर्टिकल में, ना किसी भाग में इसका वर्णन है प्रस्तावना का, तो ये भारत के संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। ठीक है। दूसरा है, कौन से केस में स्पष्ट बताया गया था कि भारत की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? 1960 के बेरुबाड़ी केस में। तो ये दो तो विपक्ष की बात करते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं 1973 केस वन की, और बॉम्बे केस है 1994 की। इसमें दोनों पक्ष की बात करते हैं। ये कहते हैं संविधान का भाग है, और संविधान का भाग भी है, उसमें मूलभूत ढांचे का हिस्सा भी है। यहाँ पर ये बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार रिट में पूछा गया था, बेरुबाड़ी केस के बारे में पूछा गया था। इसी तरह से यहाँ से चंद्रचूड़ के बारे में पूछा जा सकता है, केस वन के बारे में पूछा जा सकता है कि पक्ष की बात कौन करता है, विपक्ष की बात कौन करता है, भाग है या नहीं है। हमारा टॉपिक भी यही था, संविधान भारत की जो प्रस्तावना है ये भाग है या नहीं संविधान का। हमारा टॉपिक भी यही है। अब हम बात करते हैं अप्लाइड क्वेश्चन की, फैक्ट क्वेश्चनों की, जो हमेशा
पूछी जाती है एग्ज़ाम में। दोस्तों प्रस्तावना, अब हम बात करेंगे फैक्ट क्वेश्चनों पर, जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे। दोस्तों प्रस्तावना की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं कहूँगा नेहरू जी। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। फैक्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो आंसर आएगा नेहरू जी। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर रखा? संविधान सभा में। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पास किया है, तो संविधान सभा ने पास किया है। अब संविधान सभा ने कब पास किया है ये ध्यान रखना है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया है ये ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया है? उद्देश्य प्रस्ताव को ये पास किया है 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो नेहरू जी ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। कहाँ पर रखा? संविधान सभा में रखा। और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसे 22 जनवरी 1947 को पास किया। ये दोनों तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 का संबंध है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों इसी तरह से नेहरू को जनक माना जाता है प्रस्तावना का। वैसे जनक एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रस्तावना बनाने के लिए लोगों ने जो सर्वसम्मति थी, जो सभाएं थी संविधान की, उसमें काफ़ी व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान का ढांचा लिखा हुआ था, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का जनक कौन है? नेहरू। संविधान की प्रस्तावना का जनक कौन है? नेहरू। नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्रस्तावना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। यह अधिनियम था 1919 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इस अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख था। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में जो 1919 का अधिनियम है उसमें प्रस्तावना का उल्लेख था? यस, उल्लेख था। लेकिन मैं बात करूंगा 1935 के अधिनियम की। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, यहाँ पर प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। यहाँ पर प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख था, लेकिन 1935 के अधिनियम प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। लगभग कई स्रोत हमने 1935 के अधिनियम से लिया है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, प्रस्तावना प्रस्तावना है ये हमने 1935 के अधिनियम से नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि 1935 के अधिनियम में ही प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं मैं नेक्स्ट बात करता हूं मैं भारत की जो प्रस्तावना है ये वाद योग्य है या नहीं। तो दोस्तों वाद योग्य नहीं है भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। भारत की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत की प्रस्तावना का अगर हनन होता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते, न्याय लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में परिवर्तित नहीं कर सकते प्रस्तावना को। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो प्रस्तावना है वाद योग्य नहीं है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं,
और मिलान में कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है कि वाद योग्य नहीं है। भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है। भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है। संशोधनीय कैसे है पता है आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन से थे? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में जोड़े गए, इसका मतलब ये है कि भारत की प्रस्तावना जो है ये क्या है? संशोधनीय है। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कई बार 13 दिसंबर 1946 पूछा गया है, 22 जनवरी 1947 पूछा गया है। कई बार ये पूछा गया है 1935 के अधिनियम में क्या प्रस्तावना शामिल थी? नहीं थी। वो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड में अधिनियम 1919 में प्रस्तावना शामिल थी, यस थी शामिल। ध्यान में रखना है। वाद योग्य है या नहीं है? सॉरी, वाद योग्य नहीं है। भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है तो कैसे है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमें पता चलता है कि भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है, क्योंकि इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। इस तरह से भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कई ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, टॉपिक पूछे जाते हैं। इस तरह ये आज भारत की जो प्रस्तावना है हमने कंप्लीट 3 वीडियो के माध्यम से समझी है। दोस्तों, जब आप वीडियो नंबर 1 देखोगे, उसके बाद 2 देखोगे, 3 देखोगे, कंटिन्यू वीडियो को देखोगे, तभी आपको प्रस्तावना समझ में आएगी। और 3 वीडियो के माध्यम से मैंने प्रस्तावना समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही समाप्त होता है प्रस्तावना का। जय हिंद, जय भारत।